आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ? मैं उसे भूल जाना चाहती थी क्योंकि वह बड़ी अजीब घटना थी। लेकिन आज जब उसकी शादी थी, मुझे यकीन था कि वो मेरे बेटे का ख्याल बहुत अच्छे से रखेगी। मेरा बेटा बहुत अच्छा कमाता था और बहुत सुंदर भी था। वो इस परिवार का एकमात्र वारिस था, सभी उसे बेहद प्यार करते थे। इसलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतना ही तेजी से धड़क रहा था। और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वह भी मेरे ही तरह चिंतित थी। और बोली कि माँ, अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा? मैंने कहा, अपने मुंह से शुभ शुभ निकालो, मैं पहले से ही बहुत चिंतित हूँ। अब सभी मेहमान आ गए हैं। पिछली बार देश में एक महामारी के कारण इतने लोग को आमंत्रित नहीं कर सके थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे क्योंकि उन्हें पिछली शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरा बेटा भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी यह पत्नी पहली पत्नी से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही था। सर्दी का मौसम भी था, ज्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है और बहुत थकी हुई है, मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया, उनकी अभी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो जाती है, लेकिन नया खून है, कॉफी शॉपी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वह थक जाएगी बेचारी, लेकिन मेरी जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता, लड़कियों को अपनी शादी करने का बहुत शौक होता है। उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बजे बज गए थे, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। फिर मैं दुल्हन को अपने बेटे के कमरे में लेकर गई। उसमें से सबको बाहर निकालकर मैं दुल्हन के पास थोड़ी देर बैठ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही धैर्यवान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं आती है, लेकिन मेरी बच्ची, तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। फिर मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बातें करता है तो उसकी बातों पर तुम ध्यान मत देना। कमरे की बात कमरे में ही रखना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं उसे सुझाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा घबरा गई थी कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ। वह थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब इस घर की इज्जत भी मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन का पीठ थपथापाकर बाहर आ गई। सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था क्योंकि सब बहुत थक गए थे। मैं भी अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं बार बार घड़ी की ओर देख रही थी और सोच रही थी, काश सुबह जल्दी होती तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 3 बजे थे, मैंने एक जोर से चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चल गया कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखना शुरू हो गई। इतने में अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाजा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। मैं उससे कुछ पूछता उससे पहले ही वह चली गई। फिर मैं अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया है, तो वह कमरे में नहीं था और उसका फ़ोन भी बंद था। इतने में मैं दौड़ती हुई बाहर गई और अपनी बहू को रोकने की कोशिश करने लगी। मैं उसे समझने लगी कि कल मुंह दिखाई है और बहुत सारी रस्में हैं। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में, मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी, मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से ना कोई समाज रोक सकता है और ना कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था।
मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। ये सब तो पहले भी हो चुका था। जब रोहित की पहली शादी हुई थी मेरी पहले भी बहू के साथ वही हुआ था जो दूसरी के साथ हुआ। अब घर में आए मेहमान तरह तरह की बातें बनाने लगे और रोहित से पूछने लगे तुमने ऐसा क्या किया दुल्हन के साथ की। वह इतना डर गई और घर छोड़कर चली गई। लेकिन रोहित ने किसी के भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सारे मेहमान भी धीरे धीरे अपने घर चले गए। अभी तक किसी भी बात का कुछ भी पता नहीं चला। वैसे तो रोहित बहुत ही सीधा साधा लड़का था, सबसे अच्छे से बात करता था, सबकी बहुत ही परवाह करता था और अपनी बहन को भी बहुत ज्यादा मानता था। सब कुछ ठीक ठाक ही था, लेकिन आखिर में मुझे समझ नहीं आता था कि रोहित की जब भी शादी होती तो उसकी पत्नी उसे छोड़कर क्यों चली जाती थी। इस बात का मैं पता लगाना चाहती थी। अब रोहित की उसकी पहले 2 पत्नियों से उसकी तलाक भी हो गई थी और अब मैं फिर से सोच रही थी कि रोहित का मैं तीसरी शादी कराऊं। जो मुझे बताएं कि आखिर सुहागरात के कमरे में रोहित ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। मैं ये भी चाहती थी कि ये जो बहू आए वह मेरे घर में ही रहे, यहाँ से भाग कर ना जाए। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी और मैं यह अच्छी तरह से जानती थी कि तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होती है। बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि रोहित की शादी एक तलाकशुदा औरतों से या फिर विधवा से कराऊंगी और जल्दी ही मुझे ऐसी लड़की मिल भी गई। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा छानबीन भी नहीं की। लड़की कम उम्र की थी, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। मैं लड़की वालों को बताई कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पत्नी कुछ समय ही रही, फिर वह छोड़कर चली गई थी। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा क्योंकि सच बताने की स्थिति में मैं बिल्कुल नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे। मैं रोहित को लड़की की फोटो दिखाई तो उसने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया, बोला मुझे शादी नहीं करनी है। इतनी आम सी शक्ल सूरत की लड़की है, मुझे इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। रोहित की बात सुनकर मैं उसे डांटते हुए बोली चुप हो जा, जिस तरह की तेरी हरकतें हैं उन हरकतों के चलते तो तेरी कभी शादी ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करूं। मैं एक माँ हूं, ना सोचती हूं कब तक बैठी रहूंगी और तेरा ध्यान रखूंगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ तू जिंदगी अपनी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर रोहित चुप हो गया और रोहित ने शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं रोहित के दिल में चोर जरूर था, वह मुझसे नजरें चुरा रहा था। लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि मैं सच जानकर रहूंगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार लड़की को मैं अपने भरोसे पर ले आऊंगी, लेकिन उसे यह नहीं बताऊंगी कि पहले उसकी पत्नी डरकर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूंगी, उसे भरोसा दिलाऊंगी कि अगर कुछ ऐसी वैसी बात है मुझे बताएं, मैं उस समस्या का समाधान करूंगी। इस बार शादी का प्लान बहुत ही सादगी से करने का था। मैंने बहुत ही ज्यादा लोगों को शादी में नहीं बुलाया। खैर शादी निपट गई। रानी को मैं रोहित के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैं रानी का हाथ अपने हाथ में ली और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, रानी बेटा तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। रानी आश्चर्य से मुझे देखने लगी कि भला ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो अभी करनी है। मैं रानी को समझाते हुए कहा, बेटा रोहित शादी के लिए राजी नहीं था, बहुत मुश्किल से राजी हुआ था, तो हो सकता है कि वह कुछ अजीबोगरीबों हरकतें करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे कि तुम उसे छोड़कर भाग जाओ, लेकिन बेटा तुम्हें डरना नहीं है। रानी ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला दिया। मैं अब थोड़ी संतुष्ट हुई थी और अब रानी को आराम करने को बोलकर मैं बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गई और अपने भगवान को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि हे भगवान ये रात अच्छे से बीत जाए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। रानी चीखते हुए बाहर आई थी और पागलों की तरह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी।
लेकिन मैंने उसे जैसे तैसे करके बाहर गेट से अंदर ले आई और फिर मैं उसे समझाते हुए उससे पूछी कि क्या हुआ बेटा। तो कहने लगी, आपको अपनी बेटे की पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा कर लेती तो आपको और मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। रानी तो बहुत ही समझदार थी, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वह तो हर हाल में इस शादी को निभाने की सोचती, लेकिन रानी ने भी इस रिश्ते को नहीं निभाया और वह रोहित को छोड़कर चली गई और उससे तलाक ले ली। मैं सदमे की हालत में थी और सोच रही थी रोहित को कोई मजबूरी में भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है। पहले बहुएं लाई थी, वह अमीर घराने की थी और सुंदर पढ़ी लिखी भी थी। लेकिन रानी तो विधवा थी, गरीब घराने की थी और बहुत ज्यादा सुंदर भी नहीं थी। रानी को पहले ही मैंने सब कुछ समझा दिया था, फिर भी वह रोहित को छोड़कर चली गई। आखिर क्या कमी है मेरे बेटे में? ये सोच सोचकर मेरा सर फटा जा रहा था। रोहित भी कुछ बताने को तैयार नहीं था, लेकिन अब मैं हर वक्त रोहित पर नजर रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती, शायद कुछ तो ऐसा सुराग मिले जिससे मैं पता लगा सकूं। लेकिन उसके हाव भाव से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसमें कुछ अब नॉर्मल भी है। एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह था, जैसे और लड़के होते हैं। मैं उसके दोस्तों से भी पता लगाने की कोशिश की, तो उन लोगों ने भी कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि रोहित ने उन लोगों को भी कुछ भी नहीं बताया था। धीरे धीरे 6 महीने और गुजर गए, घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन रोहित को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की पहली रात को ही भाग जाती थी? मैंने एक बार फिर रोहित की शादी के लिए सोचा और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहूंगी, चाहे जो हो जाए। इस बार मैं लड़की को सब कुछ बता दी, कुछ भी नहीं छुपाया, और लड़की भी ऐसी लाई जिसे शादी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि यह लोग बहुत गरीब थे और उसके घर में उसके 2 छोटे भाई थे। मैंने कहा, तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी में भी आप लोगों को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लड़की को तो मैं राजी कर ली थी, लड़की के माँ बाप भी राजी हो गए, लेकिन मैंने यह बात लड़की के माता पिता को नहीं बताई, बस लड़की को बता दी थी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि मैं शादी से पहले ही सारी बातें लड़की को समझा दी थी। पहले तो वह बहुत ज्यादा डर गई थी, फिर खुद को संभालते हुए बोली कि कुछ भी हो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर थोड़े से त्याग से मेरे भाइयों की जिंदगी बनती है तो उसमें बुराई क्या है? जो कुछ भी होगा उसे सहन करूंगी, और वैसे भी सारी समझौते औरत को ही करनी पड़ती है। लड़की, जिसका नाम सोनम था, भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लगी मुझे। संस्कारी होने के साथ साथ सोनम बहुत ही खूबसूरत भी थी, और इस बार शादी मंदिर में ही हुई थी। सब कुछ ठीक था, और हैरानी की बात तो ये थी कि रात गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैं कमरे के दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैं खुद दरवाजा खोला, और कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी बहू बेहोश पड़ी थी, रोहित कमरे में नहीं नजर आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई है, उसके शरीर पर किसी भी तरह की चोट के निशान भी नहीं है। रोहित के चेहरे से भी चिंता झलक रही थी, ऐसा लगता था कि जैसे वह भी परेशान है इन सब हालातों से। अच्छे से चेकअप करने के बाद और कुछ दवाइयां देकर डॉक्टर साहब चले गए, और उन्होंने कहा सोनम को जल्दी ही होश आ जाएगा। मैं सोनम के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर में सोनम ने आंखें खोल दी। होश में आते ही वह बाहर की तरफ भागी थी, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैंने सोनम का हाथ पकड़ लिया। सोनम, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो सारी सच्चाई बता दी थी और तुम मान भी गई थी, फिर तुम अब ऐसे क्यों कर रही हो? लेकिन सोनम मेरी बात कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली, आंटी जी मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहे, मैं अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूंगी। बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहें। इतना कहकर सोनम रोते हुए अपने घर चली गई।
मैं इंतजार कर रही थी कि सोनम के माँ बाप का फोन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद सोनम ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था। रोहित की बाकी पत्नियों ने तो दूसरे दिन ही तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन सोनम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसका मतलब था सोनम अभी भी मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने सोचा कि अब रोहित का चेकअप करा कर ही रहूंगी। अपने होशों हवास में तो रोहित ऐसा कभी नहीं करने देता। इसलिए एक दिन में रोहित के खाने में नींद की दवाई मिला दी। रोहित के गहरी नींद में जाते ही मैं डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर ने राहुल के कुछ सैंपल लिए और यह बोलकर कि जैसे ही रिपोर्ट आता है मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर चले गए और फिर मैं बेसब्री से रोहित की रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फोन आया और उसने कहा कि रोहित की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। और यह बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अगर रोहित नॉर्मल है तो शादी की पहली रात में ही उसकी पत्नी क्यों भाग जाती है? सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ सोचकर मैं सोनम के घर गई। सोनम के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था, लेकिन मुझे देखते ही सोनम डर गई थी। मैं उसके पास उसके कमरे में गई। मुझे देखते ही सोनम बोली, आंटी जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर भी आप मुझे लेने क्यों आई हैं? मैंने सोनम के आगे हाथ जोड़ लिए और मैंने उससे कहा कि सोनम, तुम ही मेरी उम्मीद की आखिरी किरण हो। तुम ही मुझे बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज मना मत करना। लेकिन सोनम किसी भी तरह की सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं थी। तो फिर मैं सोनम से कहा, ठीक है, तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपनी आंखों से देख लूंगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर सकती हो ना। तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूंगी। पहले तो सोनम डरी, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर वह मान गई। मैं सोनम को अपने घर ले आई और एक बार फिर से सोनम को दुल्हन बनाकर मैं रोहित के कमरे में बैठा दिया। रोहित को मैंने पहले ही फोन कर दिया था कि सोनम घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना और आज मैं घर पर नहीं मिलूंगी, तुम्हारी मौसी के घर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर रोहित ने सिर्फ हूँ मैं जवाब दिया और फोन काट दिया। मैं रोहित के कमरे में छुपकर बैठ गई। आज सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और अंदर कमरे में रोहित दाखिल हुआ। उसने एक नज़र सजी सवरी बैठी सोनम पर नजर डाली और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया। सोनम डरी सहमी सी बैठी थी कि जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोक के आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रही थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत की चीखने की आवाज आने लगी। आवाज सुनते ही सोनम बैग से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। वह डर से थर-थर कांप रही थी। मैं भी हक्की बक्की सी खड़ी थी। अंदर तो रोहित गया था, फिर यह औरत की आवाज क्यों? तभी रोहित बाहर निकाला और रोहित को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची, क्योंकि उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे, बहुत ही बेहुदा सा, या यूं कहिए कि बहुत ही डरावना सा मेकअप कर रखा था। आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था, आवाज भी लड़की की तरह ही निकल रहा था। तुम्हें मना किया था ना कि मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना, मेरी बात नहीं मानी। अब तुम अपने मौत की जिम्मेदार खुद होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ रोहित सोनम की तरफ बढ़ा था। सोनम चीख मारती हुई मेरे पास आ गई। मैं सोनम को उसके कमरे से जैसे तैसे करके बाहर लेकर आ गई और अपने कमरे में ही सुलाई। अगले दिन सुबह होते ही सबसे पहले मैं डॉक्टर को फ़ोन किया और 8 बजे डॉक्टर हमारे घर पर थे। मैंने उन्हें सारे हालात से अवगत कराया। साथ ही मैं डॉक्टर से ये भी कहा कि मुझे लगता है रोहित पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, रोहित तो मुझे एक दिमागी मैरिज लगता है, उसे पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के कैरेक्टर में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना ले, इस मर्ज का इलाज है अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के जरिए मरीज ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है बट मैरिज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
नई दुल्हन को देखकर रोहित पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं और ये दौरे रोहित को क्यों पड़ते हैं? इसका सुराग उसके कमरे से ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाएगा तो उसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए। सोनम जाग चुकी थी, रात से थोड़ा सामान्य लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। नाश्ता करते हुए सोनम बोली कि मुझे लगता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। सोनम के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मैं बोली, सोनम बेटा, सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद कर दो, तुम मुझे मम्मी जी कहो। और दूसरी बात, अब यही तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप ये सब कैसे कह सकती है? सोनम ने हैरानी से पूछा। मैं तुमसे कहा, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। रोहित बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस थोड़े से उसे प्यार और देखभाल की जरूरत है जो हम दोनों मिलकर उसे देंगे। मेरा यकीन करो, रोहित बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेगा। मेरे बहुत देर तक समझाने पर और अपने माँ बाप के हालात को देखते हुए सोनम राजी हो गई। मैंने बहुत ही प्यार से सोनम से कहा था, सोनम बेटा, अब तो एक बार मुझे मम्मी जी कहो। और सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मम्मी जी, जिसे सुनकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई। मुझे उम्मीद की किरण नजर आने लगी। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तब तक कुछ देर बाद रोहित भी अपने कमरे से एकदम नॉर्मल होकर निकला और नाश्ता मांगने लगा। फिर वह नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। रोहित के घर से जाते ही सबसे पहले मैं उसके कमरे में गई और उसकी तलाशी ली। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें दिखाई दी। सोनम भी अब मेरे पास आ चुकी थी। फिर हम लोगों ने देखा कि सारी किताबें सेम थी और सभी किताबों में एक ही उपन्यास था जिसमें कोई प्रमिला नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उसे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ले आया था। प्रमिला धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। अब तो किसी शादी में दुल्हन को देखती तो उसे मारने के लिए भागती थी। प्रमिला का पागलपन कम नहीं हुआ था और प्रमिला के कैरेक्टर में ही रोहित ने खुद को उतार लिया था। मैं डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं कुछ दवाएं दूंगा और जो उपन्यास रोहित पता है वह सारी किताबें आप रूम से बाहर निकाल दे। धीरे धीरे प्यार से रोहित को समझाना पड़ेगा, उसे प्रमिला के कैरेक्टर से निकलना पड़ेगा धीरे धीरे डॉक्टर की दवाएं से। और सोनम और मेरी मेहनत से रोहित ठीक होने लगा था। सोनम रोहित के सामने सिंपल ही रहती थी, कोई सिंगार नहीं करती थी। रोहित के व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में मैंने सोनम के लिए प्यार देखा था। सोनम कहीं भी जाती रोहित की निगाहें उसका पीछा करती थी। रोहित का इलाज चलते आज 2 महीने हो चुके थे। सोनम ने जी जान से मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया था। उसकी मैं कायल हो गई थी। कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए थे जो मुझे सोनम जैसी बहू मिली। सोनम अभी भी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी, लेकिन आज मैं सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब रोहित बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं सोनम से कहा, सोनम, आज तुम्हें एक और आखिरी कदम उठाना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी। सोनम नासमझी से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि सोनम, आज तुम्हें दुल्हन बनाकर रोहित के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर सोनम डर गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही संभाल भी गई। शायद उसे भी यकीन था कि रोहित अब ठीक हो चुका है। वह भी रोहित की प्यार भरी नज़रों को समझ चुकी थी। सोनम, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दरवाज़ा खुला रखना और दरवाजे के बाहर ही मैं खड़ी रहूंगी जब तक कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे तो फौरन बाहर भाग आना। रात को रोहित के आने से पहले ही मैंने सोनम को दुल्हन की तरह सजाया। रोहित के बेड को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया मैंने। रोहित के आने का टाइम हो गया था। मैं सोनम को सजी सजा बेड पर बैठा दिया और बाहर आ गई। थोड़ी देर में रोहित आ चुका था। खाना खाते हुए रोहित की निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। मैं समझ गई थी कि रोहित किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बनी रही। कुछ देर में रोहित खुद ही बोला, मम्मी, सोनम कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
क्या कहीं गई हुई है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित, तुम पहले खाना खत्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ, तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। खाना खाने के बाद रोहित अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला है। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो। मैं भी रोहित के पीछे पीछे चली और बाहर गेट पर ही रुक गई। मैं अंदर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक तो है ना। खड़े खड़े मुझे काफी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक अंदर शांति थी। और कुछ ही देर में मुझे सोनम और रोहित की सरगोसियां सुनाई देने लगी। प्यार में डूबी हुई सरगोसियां। मैं मुस्कुराई, मेरे अंदर तक सुकून उतर गया। मैं मन ही मन में भगवान को धन्यवाद दी और अपने कमरे में आते ही सुकून से लेट गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली, जल्दी जल्दी उठकर किचन की तरफ भागी तो सोनम को किचन में पहले से मौजूद पाया। मुझे देखकर सोनम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सोनम की झुकी हुई नजरें और शर्मीली मुस्कुराहट से ही मैं पहचान गई कि सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से सोनम के माथे को चूमते हुए कहा, सोनम बेटा, तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? सोनम थोड़ा शर्माते हुए बोली। मम्मी जी, वह रोहित को कॉफ़ी चाहिए थी, वही बना रही थी। सोनम को कॉफ़ी बनाता छोड़कर मैं बाहर हाल में आ गई। सोफे पर बैठकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आज मेरे रोहित के और सोनम के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। भगवान, मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे बोलते हुए मैं भगवान को धन्यवाद दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।